नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कॉल फॉर केयर में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको हेल्दी रहने की कुछ ऐसे टिप्स दे पाएँ जो ज़िंदगी भर आपका साथ दे। यहाँ पर हम आपको दवाइयों के बारे में नहीं बताते बल्कि रेमेडीज़ के बारे में बताते हैं। आपको कुछ ऐसी एहतियात टिप्स आपको देते हैं जिससे बीमारियाँ आपके पास ना आ पाएँ। लंग्स यानी फेफड़े हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं क्योंकि ये ही हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स को ठीक ढंग से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर नॉर्मल डेज में हम 25,000 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस दौरान जो हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं उसमें मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, लेकिन आज बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हवा में बैक्टीरिया, वायरसेस, टबैको स्मोक और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जैसी खतरनाक गैसेस भी शामिल हो गई हैं, जो कि हमारे लंग्स के लिए बेहद नुकसानदायक होती हैं और लंग इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। और अगर ज्यादा वक्त इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो ये इन्फेक्शन अस्थमा, COPD और लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो सकता है। इसलिए अगर आपको सांस लेते और छोड़ते वक्त तकलीफ होती है, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है या लगातार खांसी रहती है और कफ में ब्लड आता है तो इसमें लापरवाही ना बरतें बल्कि तुरंत ही इलाज शुरू कराएं। जब हम बात करते हैं अपने शरीर की तो हमारे शरीर के सभी अंग इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और उतना ही ज़रूरी होता है कि हम अपने हर बॉडी पार्ट पे, हर बॉडी फंक्शन पे उतना ही ध्यान दें। लंग्स भी हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। हमारी सांस जो हम ले पा रहे हैं, इनहेल एक्सेल जो कर पा रहे हैं, लंग्स की ही वजह से है। लेकिन कई बार लंग इन्फेक्शन बहुत जल्दी हमें अपने घेरे में ले लेता है। बहुत सारी वजह होती हैं लंग इन्फेक्शंस की। माइनर लंग इन्फेक्शन हर किसी को होता है, लेकिन जब मेजर लंग इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर बन जाती है वो एक सीरियस प्रॉब्लम। आज कॉल फॉर केयर में डॉक्टर विभा शर्मा के साथ हम बात करेंगे लंग इन्फेक्शन के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंग इन्फेक्शन क्यों होता है, कितनी अलग अलग तरह के लंग इन्फेक्शन होते हैं और आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से हम ना सिर्फ इस इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं बल्कि इससे बच भी सकते हैं। डॉक्टर विभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विभा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ये पूछना चाहूँगी आपसे कि लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है लंग्स के बारे में, कितनी इम्पोर्टेंस है, हमें कितनी ही इसके इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है? देखिए, इसमें आयुर्वेद हो या कोई भी हो, बात यह है कि जब तक हमारे लंग्स हेल्दी रहते हैं तभी तक हम बहुत सारी बीमारियों से, ना सिर्फ लंग इन्फेक्शन से, बचे रह सकते हैं, क्योंकि लंग्स का काम है ब्लड को प्योरीफाइड ब्लड को प्योर करना और फिर उसको हार्ट के में वापस भेज के पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना। यानी कि जो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से निकलना और ऑक्सीजन का ब्लड के साथ जुड़ना, जो फंक्शनिंग होती है वो सब लंग्स में होती है। तो लंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टोटल अगर हेल्थ की बात की जाए तो। लेकिन अब खराब बात यह है कि इंडिया का जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतना ज़्यादा है, हाइजीन का पर्सनल लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए अगर कोई लोग अवेयर हो भी गए हैं तो जो हमारे एनवायरनमेंट की जो क्लीनलीनेस होनी चाहिए उसके लिए हम अवेयर नहीं है। तो ऐसी जगह पे गंदगी एक बहुत बड़ा कारण है जहां बार बार किसी ना किसी तरह का वायरस या बैक्टीरिया ग्रो करता है। और क्योंकि हम इंडियंस की इम्यूनिटी वीक है, लंग्स की स्पेसिफिकली और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और दूसरी बात कहें कि एयर पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा है कि फिर ये बैक्टीरियाज हमारे ऊपर बहुत जल्दी अटैक करते हैं और छोटी से लेके बड़ी तक तमाम किस्म की बीमारियां हमें इसकी वजह से हो जाती हैं। कफ एंड कोल्ड लंग इन्फेक्शन की एक वजह हो सकती है या कहें उसका एक आउटकम हो सकता है। तो कफ एंड कोल्ड को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, खासतौर पर इस मौसम में जिसमें हर दूसरे इंसान को कफ एंड कोल्ड हो रहा है? देखिए, एक तो जो हमारे सिस्टम्स थे कि हम लोग किसी को मिलते थे तो हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे, आजकल हम फिर वेस्टर्नाइज तरीके से हैंडशेक करने लगे हैं या गले मिलने लगे हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान को होती है। तो अगर आप उस थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस पे रखेंगे किसी भी व्यक्ति से जो इन्फेक्टेड है या नहीं भी इन्फेक्टेड है, हो सकता है वो इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन कैरी कर रहा है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके का डिस्टेंस बना के रखेंगे इस मौसम में तो आप ठीक रहेंगे। और दूसरा, छोटे बच्चों के लिए भी मैं एडवाइस करना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट फीड करते
करते हैं, माँ का भी उतना साफ होना बेहद ज़रूरी है। बहुत बार जो फीमेल्स हैं कभी किचन के काम कर रही हैं या आपको उनको पसीने में हैं या नहीं हाइजीनिकली और अपने आप को उन्होंने वॉश किया है, उस तरीके से अगर वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। छोटे बच्चे के हाथों में, गले में हम कुछ कुछ पहना देते हैं धागे जैसी चीज़ें, या हाथ में कुछ और इस तरीके के काले धागे या तमाम चीज़ें की नज़र ना लगे या ये बच्चा रहे। लेकिन नोटिस करने की बात यह है कि जो बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है या बॉटल से फीड करता है या वैसे भी अगर बहुत छोटा 1-1.5 साल का बच्चा है गिलास से भी दूध पीता है, तो भी कुछ ना कुछ उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो उसके गले पे रह सकती हैं, जो वहाँ पे जमा रह सकती हैं बहुत देर के लिए और वहाँ फिर बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं। फिर जनरली बच्चा अपने हाथों को मुंह में लेता है, अपने गले में पड़ी हुई कोई चीज़ है उसको भी वो मुंह में ले सकता है। तो इन थोड़ी सी जो हैबिट्स हैं इनको अवॉइड करें जिन बच्चों को बार बार लंग इन्फेक्शन होता है, तो क्योंकि ये छोटे छोटे लंग इन्फेक्शन शुरुआती जो कोल्ड एंड कफ होते हैं वो आगे जाके निमोनिया या फिर उसके आगे जाके बार बार और कोई सीरियस बीमारी का कारण हो सकता है। बिल्कुल, और खास तौर पर बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अगर बार बार बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये जो छोटी उम्र होती है 5 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें अगर बार बार लंग इन्फेक्शन होता है तो जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया निमोनिया हो सकता है, इनफैक्ट आगे चलकर अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी बच्चे को हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कफ एंड कोल्ड जिसे हम बहुत नॉर्मली लेते हैं और बहुत जनरली लोगों को हो भी जाता है, छोटे बच्चों को भी हो जाता है, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट को भी उतना ही सीरियसली फॉलो करना चाहिए। अभी सुलोचना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी सुलोचना जी बताइए। जी एक्चुअली मुझे मैम अपनी मदर के बारे में पूछना था जी। उनको सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते एक्चुअली उनकी सांस फूलने लग जाती है और उनको काफी सालों से नजला जुकाम है, मतलब बहुत जल्दी पकड़ लेता है जी। और जैसे कुछ खाती हैं तो डाइजेशन मतलब जल्दी नहीं हो पाता जी। तो जैसे कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए पूछा कि एक तो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं या मुझे लगता है किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा होता होगा तो उनकी सांस चढ़ जाता है। देखिए सांस चढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो ओवरवेट हो, दूसरी बात है हो सकता है कि उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जिसकी वजह से जब भी वो चढ़ती हैं, जब आपको सांस ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी बॉडी सांस खींच के लेना शुरू करती है, तो ऐसा लगता है कि सांस चढ़ गया है। तो ये 2 कारण एक मेन हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको बार बार सांस चढ़ता है, तो उनका हीमोग्लोबिन आप टेस्ट कराएं। और दूसरा, अगर वो ओवरवेट हैं तो थोड़ा सा उनको कहें कि अपनी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज में रखें। अगर वेट कम नहीं भी होता है तो क्योंकि बॉडी की जब मोबिलिटी बढ़ेगी तो इस तरीके की तकलीफ उनको कम होने लगेगी। दूसरा उन्होंने पूछा कि कोल्ड बहुत जल्दी उनको होता है, उनके लिए ज़रूरी आप उनको देना शुरू करें, सीतोप्लादी चूर्ण लें और उसको शहद में चटनी की तरह बनाएं और उसको 1 चम्मच सुबह शाम देना शुरू करें। साथ में वासारिष्टम 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट के साथ दें। और एक बहुत ही खास तरीका है जो इसका आजकल के मौसम के लिए बेहद उत्तम है, उसमें आप वो 4 तुलसी के पत्ते लें और 4 मुनक्का लें और उसको सिलबट्टे पे घिस के उसकी गोलियां सी बना लें, या चकले पे भी आप घिस के गोली बना सकते हैं और उसमें 2 वाइट पेपर जिसको हम भूरी मिर्च कहते हैं वो डालें। 5 दिन तक वो रेगुलर लें, फिर 3 दिन का ब्रेक दें और फिर 5 दिन रेगुलर लें, ऐसा पूरा महीना दें। इससे उनकी जो ये इम्यूनिटी है काफ़ी इंक्रीज होगी, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ठीक होगा और साथ में जो बार बार उनको कफ एंड कोल्ड हो रहा है वो नहीं रहेगा। तो वासारिष्टम और सीतोप्लादी चूर्ण और तुलसी के पत्ते, साथ में मुनक्का और गुड़ और 2 वाइट पेपर, इसका रेगुलर उनको सेवन। डॉक्टर विभा, आखिरी इनका सवाल था कि जो भी वो खाती है बहुत जल्दी उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, इसके लिए क्या कर सकती हैं? देखिए वो एक्चुअली एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम बना हुआ है। जब आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन रहेगी, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो आपको तमाम इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो बार बार होती रहेंगी। यानी कि जरूरी है कि मूवमेंट कोरिलेटेड है। मूवमेंट इसीलिए मैंने बताया कि अगर वो बहुत एक्सरसाइज इतना नहीं भी करती कि वेट कम हो जाए तो भी वॉक अपनी जरूर रखें, अपने आप को मूवमेंट में रखें सो दैट डाइजेशन उनका नॉर्मल हो। तो जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि कुछ दवाइयों के साथ साथ आपकी मदर इन लॉ ये भी कोशिश करें कि ज़िंदगी में किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट वो ज़रूर शामिल करें, जितना भी वो वर्कआउट कर सकती हैं वो ज़रूर करें और अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो वो कम करने की कोशिश करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ पर रुकते हैं इस ब्रेक के लिए।
कफ एंड कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपको किसी भी तरह का लंग इन्फेक्शन है तो इसमें से कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। बहुत ही आम सी बात होती है, बहुत ही कॉमन सी बात है, जो बेसिक मैनर्स हम सबको सिखाए जाते हैं कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप हैंकरचीफ का इस्तेमाल कीजिए, यानी रुमाल को अपने मुंह पर लगाइए। ख़ास तौर पर अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर हैं, किसी बस में, किसी ट्रेन में या कहीं पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप फ़ायदा ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी फैल जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे बेसिक टिप्स हैं इनको ध्यान में रखा जाए। डॉक्टर विभा, हम बहुत सारी ऐसी बातें भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हैंकरचीफ का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेसिक मैनर्स है जो बहुत पहले हमें सिखाया जाता है बचपन में, कभी स्कूल में, लेकिन उस तरह की चीज़ें भी हम भूल जाते हैं। ऐसे में अगर हम टीबी की बात करें, निमोनिया की बात करें, एस्थमा की बात करें, कफ एंड कोल्ड की बात करें, क्या क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए अगर आप इनमें से किसी के भी शिकार हैं? देखिए, इसके अलावा एक बहुत गंदी आदत जो हम इंडियंस में है कि वो कहीं भी थूकते हैं जी, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है इस तरह के वायरस को स्प्रेड करने का। ऐसा भी है कि अब आजकल ये जो तमाम आदतें हैं कि कोई पान मसाला खाया जाता है या कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसको कहीं भी वो स्प्रेड कर देता है जी। जो लोग ऐसा नहीं करते वो भी मैंने देखा है कि आदतन उनको कहीं भी थूक देने की आदत होती है जी। ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है और ये एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की ट्यूबरक्लोसिस जैसी सीरियस बीमारियों को जी फैलाने में। जी, इस चीज़ का ख्याल रखें। और एक जो हमारे यहाँ का जो पहला एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम था कि किसी को जूठा नहीं दिया जाता था खाने को और किसी का जूठा खाया भी नहीं जाता था जी। ये भी एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट है कि हम इस तरीके के इन्फेक्शंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने से रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। साथ में क्योंकि लंग्स जिनके वीक हैं या जिनको बार बार इस तरीके की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती हैं, हाइजीन तो एक बहुत बड़ा मैटर करता ही है, लेकिन उसके साथ अब एडल्ट्स की बात करूं तो जो स्मोकिंग है वो बहुत बड़ा इसका कारण है हमारे लंग्स को वीक करने के लिए, क्योंकि जो स्मोक का जो जमाव हमारे लंग्स में हो जाता है वहां उसकी कैपेसिटी को वो कम कर देता है। जब लंग्स की कैपेसिटी कम होती है तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांस बने रहते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे नहीं भी स्मोक करते हैं तो साथ में पेरेंट्स अगर स्मोक करते हैं, पैसिव स्मोकिंग भी एक वजह हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया कि कुछ बेसिक हाइजीन फैक्टर्स उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्पिटिंग जो कर देते हैं उससे बचना वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जितना हो सके झूठा खाने से बचा जाए, इससे भी जो लंग इन्फेक्शन है उससे आप बच सकते हैं। और स्मोकिंग एक बहुत बड़ी वजह है लंग इन्फेक्शन की। तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आज से ही, हम यही कहेंगे, आज से ही आप प्लेज लीजिए कि स्मोकिंग को आप छोड़ देंगे। ये ना सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है बल्कि उनके फ़ायदे के लिए भी है जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके साथ रहते हैं। अभी आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी आशीष जी बताइए। हेलो मैडम, पिछले 15 सालों से जी मैम पिछले 15 सालों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है जी, और तमाम जांचें मैंने करवा ली, सारी जांचें नेगेटिव आई हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी शो नहीं हुई है। दर्द आपको पेट में कहाँ होता है, ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से में? लेफ्ट हैंड साइड होता है मैडम, ऊपर के हिस्से में। जी, आपने अपने स्प्लीन के टेस्ट कराए हैं? मैडम मैंने तमाम सोनोग्राफीज करवा ली हैं और जो भी जांचें होती है MRI वो भी करवा ली हैं। जी, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि 15 साल से इन्हें पेट में दर्द हो रहा है, विच इज अ रियल लॉन्ग पीरियड। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पेट में किसी खास तरह के वर्म्स होते हैं जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस में नहीं आते हैं और सिंपली वही एक बहुत बड़ा कारण होता है पेट में दर्द रहने का। आप सोनोग्राफी और MRI जैसे बहुत हाई स्टेज के टेस्ट आपने करा लिए हैं, लेकिन सिंपल आप स्टूल टेस्ट कराएं 3 दिन लगातार, और उसमें भी ख्याल रखें कि आपने जो सैंपल लेना है वो वेस्टर्न सीट पे नहीं लेना है, इंडियन सीट पे आप स्टूल पास करें और वहाँ से सैंपल लेके आप रेगुलर 3 दिन के लिए उसको टेस्ट कराएं। ये भी ख्याल रखें कि जब आपने सैंपल लिया है उसके हाफ एन आवर से पहले आप उस सैंपल को लेबॉर्ट्री में पहुंचा दें और वहाँ पे उनको खास तौर पे इंडिकेट करें कि उसको उसी वक्त टेस्ट के लिए लगा दिया जाए। तो ये ऐसा करें, और अगर उसमें किसी खास तरीके का इन्फेक्शन या कोई वर्म्स निकलते हैं तो उसके लिए आप हमसे दोबारा कॉन्टैक्ट करें। फिर भी अपने आप को एक बार महीने में एक बार और फिर कॉन्टिन्यूसली हर 3 महीने के बाद अपने आप को डीवॉर्म आप ज़रूर करते रहें। उसके साथ जो मैं आपको दवा बता रही हूँ आप उसको लेना शुरू करें और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी आपको इस चीज़ में राहत मिलेगी। आपको लेना है अभ्यारिष्ट 5 चम्मच सुबह शाम ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, और कासनी, गिलोय, मकोय
इन 3 चीज़ों को आपने संभाग लेना है और इसको 4 चीज़ें आप लीजिए, कांसनी, मकोए, गिलोय और साथ में पुनर्नवा। इन 4 चीज़ों को संभाग लेके आप रात भर पानी में भीगने दें। सुबह उठ के उसमें उसको बॉईल करें और जब वो 1/4 रह जाए तो उसको आधा कप सुबह और आधा कप शाम पीना शुरू करें और कुमारी आसव पिएं 5 चम्मच सुबह शाम। 1 महीना ऐसा करने के बाद आप मुझे दोबारा बताएं कि क्या आपको राहत है या नहीं। बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया, स्टूल टेस्ट कराना ये बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ, और कुछ दवाइयाँ हैं वो भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद 1 महीने के बाद विभा जी कह रही हैं कि अगर आप फिर से हमें संपर्क करते हैं, बताते हैं कि क्या आपकी स्टेज है, क्या प्रोग्रेस हुई, तो आपकी और ज़्यादा मदद की जा सकती है। डॉक्टर विभा, जैसे कि आज हम लंग इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, निमोनिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए। निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या है उसका इलाज? देखिए, स्नीजिंग होना, कफ और खांसी होना और हाई ग्रेड फीवर भी इसमें एक इंडिकेटेड है कि हाई ग्रेड फीवर अगर आपको या बच्चे को परसिस्ट कर रहा है और सांस लेने में दिक्कत है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो निमोनिया के सिम्टम हो सकते हैं। उसके लिए उसका टेस्ट कराना, ब्लड टेस्ट कराना या चेस्ट एक्सरे कराना, वहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या तकलीफ है और फिर उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी, और क्या ज़रूरी होता है कि अगर निमोनिया से बचना चाहते हैं, क्या कोई एहतियात कर सकते हैं? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके हर मूवमेंट पे नज़र रखना, वो मुंह में क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ कैसे क्या खा रहे हैं। लेकिन निमोनिया बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा तक हो सकता है, तो क्या एहतियात बरती जा सकती है? देखिए, अगर बच्चे को बार बार इस तरीके के इन्फेक्शन होता है तो पहली तो मैं ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को डेली नहलाया जाए जी, और वो भी सुबह 9 बजे से पहले गर्म पानी से उस बच्चे को नहला दिया जाए। गर्म कपड़े उसको अच्छे से पहनाए जाएं हमेशा। अगर बहुत छोटा बच्चा है, बार बार यूरिन पास करता है और कपड़े गीले होते हैं तो भी उसको इग्नोर ना किया जाए, हमेशा उसके कपड़े बदले जाएं और कपड़े हमेशा डिटॉल में धो के तेज धूप में सुखाए जाएं। ये ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप सिर पे कैप मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को पहनाए रखते हैं लेकिन पैरों में बच्चे के सॉक्स भी नहीं होती हैं। तो ये सबसे गलत तरीका है। ठंड जो पैरों से बच्चे को लगती है वो सारी बॉडी को इफेक्ट करती है, इसलिए पैर हमेशा ढके हुए और कवर्ड होने चाहिए। मोटी सॉक्स या शू बच्चे के पैरों में हमेशा होना चाहिए। तो बच्चे को गीला ना रहने दें, डेली नहलाएं। डेली नहलाने के साथ उसके सारे कपड़े डेली चेंज किए जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको इनर्स हैं जो या वार्मर्स हैं उसको रिपीट कर देते हैं कि 2 दिन पहना सकते हैं इसको, तो ये प्रैक्टिस ना रखें, सारे कपड़े डेली चेंज करें। तो इस तरीके का ख्याल रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर विभा ने बताया कि बच्चों को खास तौर पर उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि निमोनिया छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, जानलेवा बीमारी हो सकती है। लंग इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ एहतियात ज़रूर बरती जाएँ। आज कॉल फॉर केयर में हम बात कर रहे हैं लंग इन्फेक्शन के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो डॉक्टर विभा से पूछने हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान में बढ़ता पोल्यूशन भी लंग इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ खुद को पोल्यूशन से बचाने की कोशिश करें, बल्कि खुद भी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। जितना कम हो सके पोल्यूशन फैलाएं, अपनी गाड़ियों को रेगुलरली चेक कराते रहें। आपकी एक कोशिश ना सिर्फ आपके बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छी हो सकती है, पूरे समाज के लिए फ्रूटफुल हो सकती है। इसलिए बात अगर हम करते हैं किसी भी तरह की बीमारी की, किसी भी तरह की प्रिवेंटिव मेजर की, तो बहुत ज़रूरी है जो आपको पता है दूसरे को भी बताएं, खुद भी प्रैक्टिस करें और अपने आसपास के लोगों को भी उससे अवेयर कराएं। डॉक्टर विभा, क्योंकि हमारे यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन टोटली इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्या ऐसी प्रैक्टिस हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन का इफेक्ट कम हो, और साथ ही साथ अगर पोल्यूशन हमें हार्म पहुँचा रहा है तो उससे हम बच सकें? देखिए, अपनी डाइट ठीक रखें, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें जी। तो मुझे लगता है कि तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत हेल्दी रहते हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कारण है कि आपकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, बीमारी से है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ताज़ा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं और उस तरीके की प्रैक्टिस रखें अपने लाइफस्टाइल की जिसमें आप
जनरली हमारे जो संस्कृति में कही जाती थी उस तरीके को फॉलो करें तो आप काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे। स्मोकिंग एक ऐसी बीमारी है, मुझे तो लगता है स्मोकिंग सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से तमाम तरह की और बीमारियां आ रही हैं, तो इसको अवॉइड करना बेहद 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 ज़रूरी है। जी, स्टीम लेने की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें लगता है कि पोल्यूशन की वजह से कहीं पे चेस्ट कंजेशन होने लगा है, कफ क्रिएट होने लगा है, स्टीम लेना ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, स्टीम उस समय में फ़ायदेमंद है जब आपके चैनल्स, जो रेस्पिरेटरी चैनल्स हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से या कफ की वजह से या किसी तरह की एलर्जी की वजह से उसमें स्पाज्म आ गया है और वहाँ सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ उस कंडीशन में स्टीम आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उसमें भी आप कोशिश करें कि आप गर्म पानी में थोड़ी तुलसी का पत्ता डालें और थोड़ा सा उसमें कर्पूर आदि तैलम डालें। उससे क्या होगा, या कर्पूर आप प्योर भी डाल सकते हैं, उसकी जब आप स्टीम लेंगे तो आपके चैनल्स खुलेंगे, आपका जो कफ है वो लिक्विफाई होकर बाहर निकलेगा। और दूसरी बात है कि जो स्पाज्म आपकी अगर सांस की नलियों में आ गया है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे समय में, रात के टाइम या ऐसे वक्त में जब आप इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाने में देरी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा है, उस वक्त आप खुद भी स्टीम ले सकते हैं, छोटे बच्चों को भी स्टीम दी जा सकती है। बिल्कुल, तो स्टीम भी काफ़ी मददगार हो सकती है अगर आपको लगता है कि कफ, आपके जो कफ कंजेशन हो रहा है आपको, या फिर रेस्पिरेटरी, आपको सांस लेने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है। ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात करें विभा जी, लंग इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ट्यूबरक्लोसिस, एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या आयुर्वेद सजेस्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के लिए या फिर इससे बचने के लिए? देखिए, बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा हमारा ट्यूबरक्लोसिस का शिकार है और न सिर्फ लंग्स, बाकी बॉडी के और जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें फीमेल्स की बात करें तो फिलिपिन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है, बोन्स हैं, ये एक ऐसी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस आजकल बहुत इफेक्ट कर रहा है। और हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छा खाना नहीं खाते हैं, गरीब हैं या पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं, उनको ये इन्फेक्शन हो रहा है। रादर जो बहुत अच्छे कैपेबल हैं हर तरीके का फूड खाने में और हर तरीके से अपने आप को अपडेट रखते हैं और ठीक रखते हैं, उनको भी इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से हो रहा है, क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया हमारे पूरे एनवायरनमेंट में फैला हुआ है। तो अगर आपको कॉन्टिन्यूअस खांसी रहती है, हमेशा आपको लो ग्रेड का फीवर फील होता है और आपका ग्रेजुअली वेट कम होता जा रहा है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। उसमें आप ख्याल रखें और ये भी ख्याल रखें कि सिर्फ लंग्स ही, जनरली एक ऐसी टेंडेंसी है कि इस तरीके के डाउट्स होते हैं तो हम एक्सरेज करा लेते हैं और उसको रूल आउट कर लेते हैं, लेकिन लंग्स के अलावा बॉडी के और ऑर्गन्स में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात करें तो राजयक्षमा के रूप नाम से इसका हमारे बहुत पुराने, रादर कई हजार साल पुरानी जो बुक्स हैं उसमें भी इसका मेंशन किया गया है। तो इट मींस बहुत सदियों से ये बीमारी हमारे यहाँ चली आ रही है और हमारी बॉडी को और लाइफ को इफेक्ट करती है। तो जो ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कहे गए हैं उसको फॉलो करने से क्या होगा कि आपकी जो सिस्टम की इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होगी और आपकी बॉडी की रिकवरी प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए WHO की तरफ से जो दवाएं रिकमेंडेड हैं उनका जो 6 या 9 महीने का कोर्स है, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उस कोर्स को जरूर पूरा करें। बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर विभा ने कहा कि अगर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन किसी भी तरीके से आपको हो गया है तो WHO की रिकमेंडेड जो दवाइयां हैं वो कोर्स कंप्लीट करना, चाहे वो 6 महीने का कोर्स आपको रिकमेंड किया जाता है या 9 महीने का, उसको कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी, कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप लंग इन्फेक्शन के लिए लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी? कौन सी ऐसी दवाइयाँ या कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि जब तक इस दुनिया में बांसा, जिसको हम वासा भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, और काला बांसा खास तौर पे रहेगा, तब तक किसी भी तरीके के चेस्ट इन्फेक्शन से बच्चे का या इंसान की मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है। तो जिन लोगों को ये बीमारी रहती है या बार बार ये इन्फेक्शन होता है, अगर वो वासा अवलेह या वासा रिष्टम या काले बांसे का पानी में बॉयल करके उसका डिकॉक्शन पिएंगे तो बहुत जल्दी उनको इससे रिकवरी मिलेगी। इसलिए जनरली मैं अपने पेशेंट्स को जो भी कफ एंड कोल्ड की तकलीफ कहते हैं, वासा रिष्टम का जरूर इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस करती हूँ। दूसरा, शहद, खास तौर पे वो शहद जो नीम के पेड़ पे लगा हो, उसका सेवन करना भी आपको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन से बचा सकता है। और दूसरी बात यह है कि हाइजीन जो सबसे बड़ा फैक्टर है बार बार आपको होने के लिए, उसका ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल, तो डॉक्टर विभा ने कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर किए कि लंग इन्फेक्शन से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और लंग इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो आयुर्वेद आपको क्या कहता है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। डॉक्टर विभा, आज आपने हमें इतना
वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो आज कॉल फॉर केयर में हमने बात की लंग इन्फेक्शन के बारे में, जाना कि कितना ज़रूरी होता है बेसिक पर्सनल हाइजीन को फॉलो करना, कितना ज़रूरी होता है स्मोकिंग से दूर रहना। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ना उतना ही ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि पैसिव स्मोकिंग, यानी कि अगर आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है तो उससे दूरी बनाना या उसको स्मोक करने के लिए मना करना, ये भी आपका अधिकार है। साथ ही साथ बच्चों को, क्योंकि लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो बच्चों के लिए खासतौर पर एहतियात बरतना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉल फॉर केयर में अभी वक्त हो गया आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।